ठंड अपने पूरे स्वभाव पर थी। एक कॉलेज वहां का ग्राउंड में काफी तेज म्यूजिक बज रहा होता है। एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम वहां चल रहा था। वहीं कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर एक क्लासरूम में उसी कॉलेज की लाइब्रेरियन सीमा, जिसका नाम होता है, 30 वर्षीय महिला उसी कॉलेज के 4 विद्यार्थियों से गिड़गिड़ा कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही होती है और वह चारों दरिंदे एक एक वस्त्र उतार कर उसे निर्वस्त्र कर रहे होते हैं। सीमा मदद मांगने की काफी कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन नीचे चल रहे इतने तेज म्यूजिक में उसकी चीख वही दबकर रह जाती है और वह चारों दरिंदे बारी बारी से उसके साथ अपना मुंह काला करते हैं और उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। लेकिन सीमा के साथ तो जो होना था हो चुका था। लेकिन इस हादसे के 3 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक कॉलेज के वह चारों छात्र अचानक से लापता हो जाते हैं। काफी ढूंढा जाता है लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। क्या हुआ था, उनके साथ कहाँ चले गए थे वह, और सीमा का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची घटना लेकर आपके लिए। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है समस्तीपुर। समस्तीपुर के उस कॉलेज की कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ जो 2016 में घटित हुई थी और काफी बड़ा यह कांड उस समय प्रचलित हुआ था। सीमा यादव अपने पति नवीन यादव के साथ समस्तीपुर शहर में रहा करती थी। नवीन यादव का टैक्सी का कारोबार था, 3 टैक्सियां थी उसके पास, एक वह खुद चलाता था, 2 टैक्सियां किराए से देता था। अच्छी भली राजी खुशी जिंदगी दोनों की चल रही थी। बाल बच्चा कोई था नहीं, दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। दोनों की शादी को साल हो चुके थे। दोस्तों कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन होता क्या है, नवीन यादव जो होता है उसे धीरे धीरे दोस्तों के साथ जुआ खेलने की, शराब पीने की आदत पड़ जाती है और वह इन सब में इस तरीके से सम्मिलित हो जाता है, इस तरीके से इन चीजों का दीवाना हो जाता है। दिन पर दिन उसका शराब पीने का मामला जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जुआ खेलने लगा था, अब धंधे पर भी इसका असर होने लगा था। धीरे धीरे ये हुआ, एक टैक्सी बिकी, दूसरी टैक्सी बिकी और तीसरी टैक्सी भी बिक गई। सीमा जो थी उसे समझाने की काफी कोशिश करती, लेकिन नवीन तो जैसे पागल सा हो गया था। उसे तो बस धुन सवार हो चुकी थी जुआ खेलने की और शराब पीने की। वो सीमा की एक नहीं सुनता था, सीमा को मारता पीटता भी था। सीमा जो थी समस्तीपुर के ही जिले के एक गांव के गरीब किसान की बेटी थी। नवीन अच्छा खासा कमाता खाता कमाता लड़का था। ये देखकर उसके पिताजी ने उसकी शादी उसके साथ कर दी थी। पढ़ी लिखी थी सीमा, ग्रेजुएट थी, दिखने में भी काफी सुंदर थी। 32 साल उसकी उम्र थी। इस वक्त नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि जिस मकान में सीमा और नवीन रहते थे वो मकान भी बिकने की कगार पर आ चुका था। उसे भी जुए में गिरवी रख नवीन हार चुका था और इन दोनों को वो अपना पुश्त नहीं मकान भी खोना पड़ता है। उसे खाली करके एक किराए के 1-2 कमरे के छोटे से मकान में दोनों रहने के लिए चले जाते हैं। अब हालत ये हो गई थी कि एक टाइम खाने के भी लाले पड़ चुके थे, क्योंकि नवीन तो कुछ करता था नहीं, जुआ खेलने के लिए उसके पास पैसा था नहीं। दिन भर निकल जाता यहाँ वहाँ दोस्तों से उधार वारी यवोकर कुरा कैसे शराब पीता, शाम को जब घर आता तो नशे में धूता था। सीमा काफी परेशान हो गई थी, उसे आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जहाँ ये लोग किराया से रहने के लिए गए थे नए मकान में, इनके पड़ोस में ही उस कॉलेज के अध्यापक रहा करते थे। कुछ ही दिनों में सीमा की उन जान पहचान हो गई। सीमा उनके घर आने जाने लगी। बुजुर्ग थे बेचारे, स्वभाव अच्छा था। देखा उन्होंने सीमा अच्छी लड़की है, वक्त की मारी है, परेशान है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज था, उनके कॉलेज में इस वक्त एक लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली थी। तो वह जो प्राध्यापक होते हैं सीमा से कहते हैं कि बेटा अगर तुम करना चाहो तो मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ तुम्हारे लिए, और अगर वो उन्हें तुम अगर जम जाती हो तो तुम्हें रख लिया जाएगा। सीमा कहती है सर आपका बहुत बहुत उपकार होगा मुझ पर, मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्राध्यापक जो होते हैं मैनेजमेंट से बात करते हैं, सीमा का बायोडेटा उनको दिया जाता है, सीमा का इंटरव्यू लिया जाता है। पढ़ी लिखी तो थी सीमा, होशियार थी, सीमा को वह जॉब मिल जाती है। सीमा को जॉब मिल जाती है। नवीन काफी नाराज होता है उसके नौकरी करने से, पर दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, क्या करता। सराल लिए पैसे तो चाहिए थे उसे। अब सीमा का रूटीन था, रोज सुबह 10 बजे घर पर खाना वाना बनाकर कॉलेज के लिए निकल जाती। कॉलेज जाती, पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, इसी प्रकार 2-4 दिन कॉलेज में बीत गए। अब होता क्या है दोस्तों, जैसा कि कॉलेज का माहौल होता है, हर कॉलेज में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां। कुछ वहां सिर्फ पढ़ाई करने ही आते हैं और कुछ वहां सिर्फ अयाश करने ही आते हैं। इसी प्रकार वहां पर थे संजय और उसके 3 मित्र
संजय रईस बाप की बिगड़ी औलाद। उसके जो पिताजी थे पूर्व विधायक रह चुके थे 3 बार, तो अच्छा खासा रसूख था, रुतबा था, बाहुबली टाइप दबंग टाइप के लोग थे। तो संजय से वैसे भी सब लोग कॉलेज में थोड़ा डरते ही थे और गैंग साथ में हुआ करती थी 3-4 लड़कों की। इसी प्रकार से आवारगर्दी करते होते थे कॉलेज में। एक दिन होता क्या है, जब सीमा लाइब्रेरी की ओर जा रही होती है तो संजय और उसके 3 मित्र वहां खड़े होते हैं और उनकी नजर सीमा पर पड़ती है। संजय जैसे ही सीमा को देखता है तो उसका दीवाना सा हो जाता है, उसे सीमा बहुत पसंद आती है। वो अपने मित्रों से कहता है, यार कौन है यह, इससे पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा, ये मैडम आई है शायद। उसका दोस्त उसे बताता है कि मैडम नहीं है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन की है इन्होंने। संजय कहता है, यार कुछ भी हो जाए यह मुझे चाहिए, मुझे इसको लेना है। अब इन लोगों का तो यही काम था। इसके दोस्त कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर कोशिश करते हैं। अब इन तीनों ने टारगेट बना लिया था सीमा को, पूरा ध्यान सीमा पर केंद्रित रहता था। जब भी सीमा बाहर निकलती, कहीं भी इनसे टकराती, ये टोटिंग करते, अश्लील भाषा में, अभद्र भाषा में उसे टोंट करते। सीमा कुछ नहीं कहती। एक दिन सीमा जब वॉशरूम से लाइब्रेरी की ओर जा रही होती है। दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्राइम स्टोरी बाय यूके वॉयस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो संजय जो होता है वो सीमा का हाथ पकड़ लेता है और इस बात से नाराज होकर सीमा जो होती है वो एक तमाचा संजय गाल पर रसीद कर देती है। संजय उसका हाथ छोड़ देता है और सीमा लाइब्रेरी में चली जाती है। लेकिन ये बात संजय के जमीर पर जा टकराई थी। दोस्तों, एक लड़की ने संजय को तमाचा मार दिया था, ये बात उसके मर्दानगी पर आ चुकी थी। वह अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि इसे किसी भी हालत में इस बात का सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इधर सीमा जो होती है वह प्रधानाचार्य से, वहाँ के जो हेड होते हैं उनसे जाकर इस बात की कंप्लेंट करती है जिन्होंने सीमा को जॉब दिलाई थी। तो वह सीमा से कहते हैं, देखो बेटी, ऐसा है कि तुम्हें इस वक्त नौकरी की सख्त आवश्यकता है और अगर इन सब पछड़ में अगर तुम पढ़ोगी तो बेटी उनका तो कुछ नहीं जाएगा। वो भूतपूर्व एमएलए का बेटा है, इस कॉलेज के ट्रस्टी भी है, उसके पिताजी और उनकी गुंडे यहाँ पूरे शहर में चलती है। बेटी, उनसे पंगा लेके, उनसे दुश्मनी लेकर तुम चैन से नहीं जी पाओगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस बात को यही रफा दफा कर दो और अपने काम से काम रखो और उन लोगों से जरा दूर रहो, बच के रहो। सीमा बेचारी क्या करती, मजबूर थी, चुप रह जाती है। लेकिन सीमा समस्या यही खत्म नहीं हो रही थी। दोस्तों, अभी 1 महीना ही बीता था कि 1 महीने के बाद उसका जो पति होता है नवीन यादव, उसे हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, आधे बॉडी में लकवा मार देता है, वो अपाय हो जाता है, बिस्तर पकड़ लेता है। अब सीमा की मुसीबतें और बढ़ चुकी थी, उसका भी ख्याल रखना था, नौकरी भी करनी थी, उसका इलाज भी करवाना था और कॉलेज में 4 दरिंदे, चारों लड़के, चारों बदमाश उसके पीछे पड़े हुए थे। मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा वो इनसे परेशान हो चुकी थी। इसी प्रकार 2 महीने बीतते हैं और दिन आता है कॉलेज के एनुअल फंक्शन का, 16 दिसंबर 2016 का। सीमा को भनक भी नहीं थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। इन चारों लड़कों ने जो प्लानिंग कर रखी थी उस बात से सीमा कोसों दूर थी। शाम होती है, फंक्शन शुरू होता है, इन चारों की नजर पूरे हर वक्त सीमा पर ही थी। इसी बीच एक चीज आपको बताना भूल गया, उसी कॉलेज में 15 दिन पहले एक लड़का आया था जिसका नाम दीपक होता है। वो स्पोर्ट्स टीचर था, 27 साल उसकी उम्र थी। स्पोर्ट्स के लिए उसे अपॉइंट्स का वो लड़का था। वह सीमा हमेशा हर वक्त वो भी सीमा पर नजर रखता, सीमा से बात करने की कोशिश करता, सीमा भी उससे बात करती। सीमा को भी वो ठीक ठाक ही लगता था, लेकिन सीमा के मन में ऐसा कुछ था नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एनुअल जैसे जैसे रात बढ़ रही थी अपने शबाब पर था, रात के 9 बज रहे होते हैं। सीमा को वॉशरूम जाना होता है। वॉशरूम जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। सीमा जाती है वॉशरूम के लिए, इन चारों की नज़र सीमा पर थी। सीमा के पीछे पीछे चारों फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं और जैसे सीमा बाथरूम से निकलती है तो सीमा को पीछे से पकड़ लेते हैं, उसके मुंह पर रुमाल रख लेते हैं और सीमा को उठाकर सेकंड फ्लोर के क्लासरूम में लेकर जाते हैं। चिटकनी अंदर से लगा देते हैं और सीमा के साथ सीमा को वहां पर निर्वस्त्र कर चारों दरिंदे, कोई उसके हाथ पकड़ लेता है, कोई उसके पैर पकड़ लेता है और संजय पहले उसके साथ दरिंदगी करता है और उसके बाद बारी बारी से उसके तीनों दोस्त भी उसके साथ सीमा के साथ दरिंदगी करते हैं, उसकी असमत लूट लेते हैं। दोस्तों, सीमा रोती है, गिड़गिड़ा है, अपनी जान की, अपनी इज्जत की भीख मांगती है, लेकिन चारों के कानों पर जू तक नहीं रंगती। 2-3 घंटे इसी प्रकार सीमा के साथ दरिंदगी करने के बाद
तीनों सीमा को वहां बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब सीमा को होश आता है तो सीमा अपनी हालत पर रो रही होती है, किसी तरह खुद को संभालती है, अपने अस्त व्यस्त पड़े कपड़े पहनती है, खुद को ठीक करती है और इतनी तकलीफ में होती है कि चल भी नहीं पा रही थी। वह मुश्किल कैसे नीचे उतरती है और अपने घर आ जाती है। उसके बाद सीमा 3 दिन तक कॉलेज नहीं जा पाती। यह सीमा की हालत हो चुकी थी, इतनी डर गई थी वह, शारीरिक तौर पर भी वह घायल थी और मानसिक तौर पर तो वह तरीके से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा और उसने अब क्या करना चाहिए। चौथे दिन जब सीमा कॉलेज जाती है, वो लड़के उसी प्रकार सीमा को देख हंस रहे होते हैं, टटकर रहे होते हैं कि और मैडम कैसा रहा नवल फंक्शन, रात कैसी गुजरी, मजा आया ना। सीमा खून का घूंट पीकर रह जाती और उसी वक्त शाम को जब वो लाइब्रेरी से निकल रही होती है, वो लड़के फिर डॉटिंग करते हैं तो सीमा उनसे कहती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। इस पर संजय कहता है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीमा की बात सुनकर संजय और उसके दोस्तों के भी कान खड़े हो गए थे। उन्होंने भी सोच लिया था कि सीमा कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो लोग पूरी तरीके से सीमा पर नजर रखे हुए होते हैं। सीमा रात को मनी फैसला कर लेती है कि कल सुबह मुझे किसी भी हालत में थाने जाना है और इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने हैं। अगले दिन सीमा घर से निकलती है और कॉलेज ना जाते हुए पुलिस स्टेशन का रुख करती है और दोस्तों जैसे ही वह पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, उसका फोन बजता है और जब वह फोन उठाती है तो फोन पर उससे खबर मिलती है कि उसका जो पति था नवीन, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह चल बसा। सीमा के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो का खाना छोड़ उल्टे पांव वहां से भागती हुई घर आती है और देखती है तो नवीन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। फूट फूट कर रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे। क्या करते दीपक को पता चलता है, दीपक भी आ जाता है। सीमा को ढांढ बनता है। पूरे अंतिम संस्कार की क्रिया होती है नवीन की। तब तक दीपक जो होता है सीमा के साथ ही रहता है, उसकी मदद करता है और वहां से शाम को जाते वक्त सीमा से कहता है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना, मैं आपके साथ हूँ। और फिर दीपक वहां से चला जाता। संगीत है 4-5 दिन सब शांत रहता है। दोस्तों कुछ नहीं होता। 5वें दिन रात को जब सीमा अकेली अपने घर में सो रही होती है तो सीमा के दरवाजे को कोई नॉक करता है। सीमा समझ नहीं पाती इतनी रात को कौन आया होगा। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होते हैं। सीमा जाके जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे को जोर का धक्का लगता है और वो चारों लड़के सीमा के घर में घुस जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। सीमा चिल्लाना चाहती है तो संजय उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है और छुरा निकालता है, कहता है अगर चिल्लाई तो तेरा यहीं पर कत्ल कर दिया जाएगा। जिस एक बार फिर से सीमा के ही घर में चारों दरिंदे फिर से सीमा के साथ मुंह काला करते हैं, उसकी असमत लूटते हैं। सीमा कुछ नहीं कर पाती। उसकी असमत लूटने के साथ साथ इस बार उन चारों ने उस नौने कृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और सीमा को बताया था कि ये देखो हमारे पास तुम्हारा वीडियो है, अगर तुमने कुछ भी कोशिश की, थाने जाने की कोशिश किया, हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे इंटरनेट पे और पूरी हर जगह तुम्हारा वीडियो फैला देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पति का हुआ है। ये सुनकर सीमा चौंक जाती है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि हाँ, तुम्हारा पति मरा नहीं है, तुम पुलिस थाने गई थी, इसकी सजा तुम्हारे पति को मिली है, तुम थाने गई थी इसलिए हमने उसे मार डाला, इन लोगों ने उसे गला घोंटकर मार डाला था। दोस्तों ये बात सुनकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है और ये चारों वहां से ठाके मारते हुए निकल जाते हैं। 2-5 दिन और बीत जाते हैं इसी प्रकार। जो सीमा के साथ जो कॉलेज में कांड हुआ था उसको अब 2 महीने करीब हो चुके थे। सीमा अब कॉलेज जाती थी, ड्यूटी करती थी, लेकिन अब सीमा के चेहरे पर रस्ता थी। सीमा अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी और दीपक इस चीज को नोटिस करता था। दीपक को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन दीपक ये सोचता था कि इनका हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हुआ है, शायद ये उसी सदमे में है, उस वजह से ये इतनी ज्यादा परेशान है। दीपक तय करता है कि वो आज शाम को सीमा के घर जाएगा और सीमा से इस बारे में बात करेगा। शाम को 6 बजे बजते ही दीपक जो होता है वह सीमा के घर पहुंचता है, दरवाजा नॉक करता है। सीमा दरवाजा खोलती है, दीपक को देख चेहरे पर एक छोटी स्माइल लाने की कोशिश करती है, कहती है आइए सर बैठिए, कैसे आना हुआ। दीपक जाता है और सोफे
सोफे पर बैठता है, सीमा उसके लिए पानी लेकर आती है, वही बैठती है, दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर के बाद दीपक जो होता है वह सीमा से कहता है कि सीमा मैडम क्या बात है, काफी दिनों से देख रहा हूँ आप काफी ज्यादा परेशान सी नजर आती है। सीमा कहती है कुछ नहीं, आप तो जानते ही मेरे साथ क्या हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, पति थे वो भी जा चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आता आगे की जिंदगी में क्या होगा कैसे होगा। इतना कहते कहते अचानक सीमा के मुंह से निकल जाता है ऊपर से वो लोग। दीपक एकदम से ता है, वो लोग कौन लोग मैडम, क्या बात है, नहीं नहीं कुछ नहीं, सीमा कहती है। दीपक काफी फोर्स करता है, उसके नजदीक जाकर बैठता है, उससे कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है मैं हूँ, आप डरिए मत, मुझे बताइए क्या बात है। इतना सुनते ही किसी की इतनी सांत्वना आश्वासन पाते ही सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती, उसके अंदर भरा हुआ गुस्सा सारा बाहर निकल जाता है। वो दीपक के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने साथ अब बीती घटना सारी शुरू से लेकर अब तक की सारी सब कुछ दीपक को कह सुनाती है। दीपक शौक था ये सब सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में एक स्त्री क्या क्या नहीं सह रही और चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पावर है उनके पास, पैसे का पावर, गुंडई का पावर। दीपक इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि अगर वह सीमा को लेकर थाने जाता भी है, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता भी है तो उन लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा सीमा को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दीपक था किसी भी तरीके से सीमा को इस मुसीबत से निकाला भी जाए। वह सीमा से कहता है मैडम आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। पता नहीं दीपक के मन में क्या चल रहा था। दीपक वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद दीपक के मन में काफी उधड़-बुन चल रही थी और दीपक मन ही मन कुछ फैसला लेता है। अगला दिन संडे का था। संडे को दोपहर 1 बजे के करीब वो सीमा के घर आ पहुंचता है। सीमा उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है सर आप क्या बात है। दीपक अंदर बैठता है और सीमा से कहता है देखो सीमा, अब मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर तुम इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम एक बात समझ लो कि जब तक जिंदा रहोगी, इस शहर में रहोगी, तब तक तुम इन चारों की रखेल बनकर रह जाओगी। और अगर तुम्हें ऐसे रहना मंजूर है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और अगर तुम इस समस्या का परमानेंट समाधान चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम पर मैं आँच नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों सीमा जो होती है दीपक से पूछती है वह सब ठीक है दीपक, लेकिन तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तब दीपक सीमा का हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है मैडम मुझे आप पसंद है, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और आप मिले 1 महीने नहीं हुआ था कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। आपके हस्बैंड इस दुनिया से चल बसे तो मुझे शोभा नहीं देता ये सब बातें आपसे करना, लेकिन आज आपने पूछ लिया तो मैंने आपसे बता दिया। लेकिन मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने सिर्फ अपने मन की इच्छा जाहिर की है। आपको अपने जीवन का जो फैसला लेना है वह आप लीजिएगा, लेकिन मुझे बस आपके लिए इतना सा करने दीजिए। सीमा मान जाती है और दीपक से कहती है बताओ क्या करना होगा मुझे। दीपक सीमा से कहता है आप संजय को फोन मिलाए और संजय से यह कहिए कि देखो संजय, अब डरने डराने का खेल बहुत हो चुका, अब मुझे भी, मेरे भी घर पर कोई है नहीं, मेरा पति भी है नहीं, मुझे भी पैसों की जरूरत है तो, और अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ तो मुझे बस थोड़े बहुत पैसे दे दिया करो, बाकी अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ, जैसा चाहोगे जैसा कहोगे वैसे करूंगी। अब इस जोर जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं है। और आपको ये कहकर दीपक को और उन तीनों लड़कों को अपने घर पर बुलाना है रात को, और उसके बाद मैं आपको जो शराब लाकर दूंगा आपको तीनों को, उन चारों लड़कों को वो शराब पिलानी है, बस आपका इतना ही काम है, उसके बाद जो भी करना है वो सब मैं देख लूंगा। सीमा डरती है काफी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा। दोस्तों वो हाँ कर देती है, वो संजय को फोन लगाती है और जैसा जैसा उसे दीपक ने कहा था एक एक बात संजय को कह देती है कि अब कोई है नहीं, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मुझे पैसों की काफी जरूरत होती है और अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ, तो इस जोर जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं है। जब जो अब आगे जो भी हो सबकी राजी खुशी से हो तो मजा आएगा, तो क्यों ना आज रात से अपनी दोस्ती की शुरुआत करें। तुम चारों रात को 11 बजे मेरे घर आ जाओ, मेरे घर पर ही पार्टी करेंगे। संजय तो खुश हो जाता है, अपने दोस्तों को खुशखबरी सुनाता है। चारों कहते यार परमानेंट जुगाड़ हो गया आप तो, और ना डरने की जरूरत है। चारों खुशी खुशी रात के 11:30 बजे चुपचाप चुपके से सीमा के घर पहुंचते हैं। दरवाजे की कुंडी खड़का है, सीमा दरवाजा खोलती है, काफी
काफी सीमा ने अपने आप को अच्छा मेकअप करके तैयार कर लिया था। संजय और वो दोस्त उसे देखते ही रह जाते हैं। संजय तो उसे देखते ही लपक की कोशिश करता है, लेकिन सीमा उसे रोक देती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, सारी रात पड़ी है, तुम्हारी ही हूँ, पहले चलो कुछ खाया पिया जाए। ने शराब की बड़ी बोतल लाकर सीमा को पहले ही दे दी थी। चारों के लिए पैक बनाती है, चारों पैग लेते हैं, सीमा को भी ऑफर करते, लेकिन सीमा मना करती है कि मैं शराब नहीं पीती। चारों लड़के संजय और उसके तीनों मित्र शराब पीने लगते हैं। 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, इसी प्रकार से चारों लड़के 3-3 पैक पी चुके होते हैं और उसके बाद उन्हें अजीब सी खुमारी छाने लगती है और 5 मिनट के अंदर दोस्तों चारों के चारों लड़के बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वह बेहोश होते हैं, सीमा तुरंत दीपक को फोन लगाती है। दीपक तो घर के बाहर ही इंतजार कर रहा होता है और तुरंत घर के अंदर आता है और उसके बाद दीपक जो होता है वो बारी बारी से चारों लड़कों को गला दबाकर चारों की वही ऑन द स्पॉट हत्या कर देता है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, वहां अपना आप सोच सकते थे ना मैं सोच सकता था। दीपक सारी रात उन चारों लड़कों के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और अपने साथ लाई हुई सारी पॉलीथीन में पैक करता है और लगातार 3 दिन तक वह रोज रात को उनके सारे जिस्मों के टुकड़े को ठिकाने लगाता है। पूरा घर को साफ सुथरा कर दिया जाता, कहीं खून का एक निशान भी नहीं, एक दाग भी नहीं मिलता। दीपक ने सारे सबूत मिटा दिए थे। अब जो होता है 3 दिन इधर बीत चुके थे और चारों लड़के जब घर नहीं पहुंचते। प्रतिष्ठित फैमिली का वो लड़का होता है भूतपूर्व विधायक का, भूतपूर्व 3 बार के विधायक का लड़का बाहुबली का, तो शहर में हो हल्ला मच जाता है। पुलिस में कंप्लेंट दिखाई जाती है, पुलिस ढूंढने लगती है, काफी खोजबीन करती है, तीनों के मोबाइल लोकेशन का पता लगाने की, ट्रेस करने की कोशिश की जाती। तीनों के मोबाइल जंगल में पाए जाते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई कपड़ा, ना किसी प्रकार का कोई सुराग। इस प्रकार से दोस्तों 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। सीमा काफी डरी हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वह नॉर्मल होने लगती है, रिलैक्स होने लगती है। लेकिन पुलिस जो थी वह हर सबूत को, हर तथ्य को खंगालने में पूरी तरीके से लगी हुई थी। और पुलिस जब कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है और वहां के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, जब उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो जो होते हैं प्रधानाध्यापक, वो पुलिस से उस किस्से का जिक्र कर देते हैं कि जब ये चारों लड़के जो थे वो सीमा नाम की इस मैडम को काफी परेशान करते थे और इन्होंने मुझसे भी इसकी 1-2 बार शिकायत की थी। अब पुलिस को तो कुछ क्लू मिल नहीं रहा था, जो भी थोड़ा सा क्लू मिलता पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ जाती। पुलिस सीमा से भी पूछताछ करने का फैसला करती है। सीमा को पुलिस थाने बुलाया जाता है, सीमा से पूछताछ की जाती है, लेकिन सीमा सब कुछ प्री प्लान थी, पहले से प्रिपेयर थी। वही सब कुछ बताती है कि वैसा जो हुआ था उसके साथ वो बताती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं जानती। पुलिस सीमा के घर जाती है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस फिर खाली हाथ हो जाती है, लेकिन पुलिस पर इतना दबाव था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बेटे के लापता होने का यह केस था और साथ में 3 दूसरे लड़के और गायब थे। पुलिस पर जब ज्यादा दबाव बनता है तो ये केस सीबीआई को सजाता है। दोस्तों जब सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई अपने तरीके से जांच करती है। गायब घर से गायब होने वाले दिन से लड़कों की एक जगह की लोकेशन ट्रैक की जाती है। उन फोनस की तो रात को 11 बजे की लोकेशन जो होती है वह सीमा के घर की दिखाता है और उसके बाद सीमा के घर की लोकेशन के बाद वह उनके फोन की लोकेशन सीधा उस जंगल में दिखाई जाती है जहां पर उनके मोबाइल मिले थे। इसका मतलब था पुलिस सीबीआई को पूरा शक हो जाता है कि यह जो भी काम हुआ है, जो भी इनके साथ कुछ घटना हुई है, यह 100% सीमा के घर से ही हुई है, क्योंकि यहाँ तक मोबाइल लोकेशन दिखा रही है और इसके बाद सीधा जंगल दिखा रहा है। पुलिस सीमा से कड़ाई से पूछताछ करती है और जब दीपक को समझ में आ चुका था कि अब मामला फंस चुका है और अब सीमा फंस जाएगी और इस मामले में सीमा को मुजरिम करार दे दिया जाएगा, दीपक थाने जाता है और थाने जाकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि सीमा मैडम का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे उनसे आपसी रंजिश थी, आपसी दुश्मनी थी, अगर मैं उन्हें जान से नहीं मारता तो वो मुझे जान से मार देते, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन चारों को मार दिया और मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर उनकी लाश को सब मैंने फेंक दिया। पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है और मजबूरन उन्होंने सीमा को छोड़ना पड़ता है। सीमा भी आश्चर्यचकित थी कि दीपक ने ये क्या किया, किसी के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। दोस्तों ये वही दे सकता है जो सही में सच्चा प्यार करता है और सीमा
को समझ आ गया था कि दीपक उससे सच्चा प्यार करता है। सीमा ने भी फैसला कर लिया था कि वो दीपक का इंतजार करेगी जब तक दीपक जेल से बाहर नहीं आ जाता। वह दीपक की राह तकेगी और दीपक के आने के बाद वो दीपक से शादी कर लेगी। और दीपक यह बात उसने दीपक से कह दी थी कि दीपक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दीपक ने बस एक स्माइल दी थी और दीपक को पुलिस लेकर के चली जाती है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, पुलिस के सामने तो दीपक ने बयान दे दिया था, लेकिन आपको एक चीज जानकारी होगी कि कोर्ट में पुलिस के सामने दिया हुआ बयान मैटर नहीं करता, सबूत और तथ्य मैटर करते हैं। और जब सबूतों की बारी आई तो पुलिस के हाथ ठन ठन गोपाल थे दोस्तों, पुलिस के पास कुछ नहीं था। और जब तक यह मामला विचाराधीन चलता रहा, इस विचाराधीन मामले में 2 साल गुजर गए। 2 साल तक दीपक जेल में रहा और आखिरी 2 साल के बाद सबूतों के अभाव में दीपक बेइज्जत भरी होकर वहां से बाहर निकल आया। और उसके बाद दीपक और सीमा मिले और अब वहां पर दीपक की जान को खतरा था दोस्तों, क्योंकि जो संजय के पिताजी थे वो दीपक को तो छोड़ते नहीं। दीपक और सीमा रातों रात उसे शहर को छोड़कर चले जाते हैं और कहां गए आज तक किसी को पता नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप ये वीडियो कहां से देख रहे थे, कहानी कहां से सुन रहे थे, प्लीज जरूर बताइएगा दोस्तों। सजग रहे, सावधान रहे, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्राइम स्टोरी बाय यूके वॉयस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।